प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं एक नया लेसन जिसका नाम है प्रेषण खाते। प्रेषण खाते प्रेषण खाते कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है प्रेषण, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। अभी जैसे एक दिल्ली का व्यापारी है, दिल्ली का व्यापारी है और ये दिल्ली में किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उत्पादन करता है और उसका सेल करता है। लेकिन ये चाहता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी उसे सेल किया जाए, अन्य राज्यों में भी उसे बेचा जाए। तो जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की, ये चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो राजस्थान के भी क्षेत्र में बेचा जाए। अब ये व्यक्ति तो केवल दिल्ली में ही प्रोडक्शन करके सेल कर सकता है, राजस्थान में माल बेचने के लिए उसे किसी अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दिल्ली का जो मालिक है वो अपना माल राजस्थान में किसी व्यक्ति के माध्यम से विक्रय करता है, वो हमारा होता है एजेंट। यानी एक एजेंट के माध्यम से ये स्वामी किसी एजेंट के माध्यम से अपना माल उपभोक्ताओं को विक्रय करता है और उसके बदले इस व्यक्ति को, जो राजस्थान में एजेंट के तौर पर काम करता है, उसे कमीशन दिया जाता है। वही हमारा प्रेषण है। तो दिल्ली के व्यक्ति के द्वारा, दिल्ली का जो मालिक है, जो स्वामी है, इसके द्वारा इसे माल भेजा गया और इस व्यक्ति के द्वारा उस माल को बेचा गया और बेचने के बदले उसे कमीशन प्राप्त होगा। तो इन दोनों के बीच में जो बातें तय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। क्या बातें तय हुई भी कि इसके द्वारा माल यहाँ पर भेजा जाएगा, एजेंट के द्वारा माल बेचकर राशि मालिक को भेजी जाएगी, यानी एजेंट स्वामी को भेजी जाएगी। इस कार्य के बदले एजेंट को पारिश्रमिक के तौर पर कमीशन प्राप्त होगा। तो इन दोनों व्यक्तियों के मध्य जो बातें तय होती है उसे ही प्रेषण कहते हैं। तो ये जो स्वामी है इसे प्रेषण, इसमें बोला जाता है प्रेषक, प्रेषक या प्रधान। क्या बोला जाता है, प्रेषक या प्रधान, यानी कंसाइनर। कंसाइनर और इसे बोला जाता है प्रेषणी, प्रेषणी या एजेंट, इसे बोला जाता है कंसाइनी, कंसाइन। तो प्रेषण किसे कहते हैं भी, प्रेषक के द्वारा माल को प्रेषणी के माध्यम से बेचने के लिए भेजा जाता है और एजेंट के द्वारा माल बेचने के बदले उसे कमीशन प्राप्त होता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसे ही हम प्रेषण कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो बातें तय हुई उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेषण। अब दिल्ली के व्यापारी के द्वारा राजस्थान के एजेंट को क्या भेजा गया भी, गुड्स, जो माल भेजा गया वो ही क्या है, प्रेषण है। उसे ही क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं भी। कंसाइनमेंट भेजा गया, इसे क्या भेजा गया, उसे कंसाइनमेंट भेजा गया है। और ये जो प्रेषक है ये क्या करेगा भी, अपना माल किसी व्यक्ति के माध्यम से, ये स्वामी नहीं है भी, ये स्वामी नहीं है। अब इसे तो क्या होगा, इस कंसाइनमेंट के बदले में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रॉफिट या जो लॉस है वो किसका होगा, प्रेषक का। क्योंकि ये जो प्रेषण है किसके लिए कर रहा है भी, प्रॉफिट या लॉस के लिए। लेकिन ये जो एजेंट है इसके लिए क्या बेनिफिट है भी, इसके लिए बेनिफिट है, इसे इस काम के बदले में क्या प्राप्त होगा, कमीशन। क्या प्राप्त होगा भी, कमीशन। इसके लिए बेनिफिट है प्रॉफिट या लॉस और इसके लिए क्या है, कमीशन। ये कमीशन के बेस पर काम करता है, ये प्रॉफिट और लॉस के लिए। और इस प्रेषण में जितने भी खर्चे किए गए हैं, जो भी खर्चा होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, वो किसका होगा, प्रेषक का। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भी प्रॉफिट लॉस में जितने भी खर्चे, हानि, लाभ जो भी है वो किसकी होगी, जो प्रॉफिट या लॉस कमाना चाहता है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कौन कमाना चाहता है, प्रेषक। तो सभी खर्चे और इनकम किसके होंगे भी, प्रेषक के।
और इसका केवल क्या है भी एक बेनिफिट है, काम के बदले कमीशन प्राप्त होगा। अब कौन कौन से खर्चे हैं जो प्रेषक के द्वारा किए जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेषक के द्वारा जो एजेंट को माल भेजा जाता है, एजेंट को जो माल भेजा जाता है उसमें कौन कौन से खर्चे किए जाते हैं, तो इसके द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और ये जो आपका एजेंट है, एजेंट के द्वारा कौन कौन से खर्चे किए जाएंगे, इसके द्वारा माल भेजने पर और इसके द्वारा माल को प्राप्त करने और बेचने पर जो खर्चे किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर खर्चा, ये जो प्रेषक है वो अपना माल किसी वाहन के माध्यम से, किसी एरोप्लेन, रेलगाड़ी, किसी साधन के माध्यम से या किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल को दिल्ली से राजस्थान भेजेगा। तो इसके लिए जो खर्चा होगा, हो सकता है प्रेषक को इसके लिए क्या चुकाना हो भी, भाड़ा चुकाना हो, फ्रेट, और गाड़ी में जो माल लोड किया जाता है लोडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है भी, लोडिंग एक्सपेंसेस, माल को उतारने पर अनलोडिंग भी हो सकता है। ये जो खर्चे किए जा रहे हैं ये किसके द्वारा, प्रेषक के द्वारा किए जा रहे हैं भी। किसके लिए, माल भेजने पर, लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है, चुंगी यानी ऑक्ट्रोई हो सकती है। इसके अलावा वेजेज, मजदूरी हो सकती है, मजदूरी का भी भुगतान हो सकता है, और अपने माल का बीमा करवाता है, क्योंकि दिल्ली से जब राजस्थान माल आएगा तो हो सकता है रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त कुछ भी हो सकता है। इसके लिए इसका जो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ये इंश्योरेंस ध्यान रखिए भी, ये रास्ते में जो माल भेजा गया है उस माल का बीमा करवाया है मालिक ने। तो ये जो खर्चे हैं ये किसके द्वारा किए गए, प्रेषक के द्वारा। अब माल प्राप्ति पर, यानी एजेंट ने उस माल को रिसीव करके अपने गोदाम में रखा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी माल भेजा गया है वो डायरेक्ट एजेंट के गोदाम तक पहुंचे। कुछ हो सकता है माल, जैसे आपने रोडवेज से मंगवाया है या आपने रेलवे से मंगाया है तो आपका माल रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गया, या ट्रांसपोर्ट से मंगाया तो ट्रांसपोर्ट में आपका माल आ गया। अब उस माल को रिसीव करेगा भी एजेंट और अपने गोदाम तक लेके जाएगा। तो हो सकता है माल को अपने गोदाम तक ले जाने में इसे भी भाड़ा चुकाना पड़ सकता है, फ्रेट, इसे भी लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा करना पड़ सकता है भी, लोडिंग अनलोडिंग। इसके अलावा इसे भी मजदूरी चुकानी पड़ सकती है, हो सकता है ऑक्ट्रोई का भी खर्चा हो सकता है, ऑक्ट्रोई। तो ये खर्चा है इन्होंने किस पर किया है, माल को रिसीव करने पर। लेकिन कुछ खर्चे जो हैं वो गोदाम के हैं भी, गोदाम के जो खर्चे हैं, जो गोदाम में माल विक्रय पर होंगे, गोदाम के कौन कौन से खर्चे भी, गोदाम का क्या हो सकता है, किराया, यानी गोदाम का रेंट हो सकता है, गोदाम किराए पर लिया गया हो तो गोदाम का किराया चुकाना पड़ सकता है। आपने गोदाम का बीमा करवा रखा है तो इंश्योरेंस, ये ध्यान रखें भी, ये इंश्योरेंस माल का जो रास्ते में नुकसान होगा उसके लिए, लेकिन ये जो गोदाम में माल बेचा जा रहा है उसका इंश्योरेंस है। थोड़ा डिफरेंस इसमें, अगर एजेंट ने विज्ञापन किया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, या फिर सेलिंग, माल बेचने के सेलिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं। देखो भी, ये तो मालिक ने माल भेजने पर, लेकिन एजेंट ने 2 प्रकार के खर्चे कर दिए भी, एक तो उस माल को प्राप्त करने में रास्ते में खर्चे किए हैं, और ये गोदाम में माल बेचने के लिए खर्चे किए गए हैं। तो जो रास्ते में खर्चे किए जाते हैं भी, जैसे ये खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं जो रास्ते में किए गए हैं, जो मालिक ने माल भेजा तब से लेकर और एजेंट के गोदाम तक पहुंचने में जो रास्ते में खर्चे किए गए हैं, इन खर्चों को बोला जाता है अनावर्ती व्यय। क्या बोला जाता है, इन खर्चों को बोला जाता है भी अनावर्ती व्यय, रिकरिंग एक्सपेंसेस। और ये जो गोदाम के खर्चे हैं इन्हें बोला जाता है आवर्ती व्यय, इन्हें क्या बोला जाता है, आवर्ती व्यय। तो अनावर्ती व्यय हम 2 प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे, एक तो अबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक। तो जो 2 प्रकार की हम मूल्यांकन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक तो अनसोल्ड स्टॉक और एक अबनॉर्मल लॉस, उसकी गणना में अनावर्ती व्ययों को शामिल किया जाता है। आवर्ती व्ययों को
न तो अनसोल्ड स्टॉक ज्ञात करने में उपयोग में होगा, न ही अबनॉर्मल लॉस के लिए। तो इसे किसी भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। कैलकुलेशन का मतलब गणना करने के लिए, लेकिन इसे गणना में शामिल किया जाएगा क्योंकि ये रास्ते के खर्चे हैं। चाहे हम अबनॉर्मल की गणना करें या अनसोल्ड स्टॉक की गणना करें, ये खर्चे जो रास्ते में माल को प्राप्त करने पर किए गए हैं उन खर्चों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये वस्तु की लागत में वृद्धि करेंगे, क्योंकि माल को प्राप्त करने पर किए गए हैं। ये माल बेचने पर, ये विक्रय व्यय भी जो माल बेचने पर किए गए हैं, ये वस्तु की लागत में शामिल नहीं होंगे। तो अनावर्ती व्ययों को शामिल किया जाएगा, इन व्ययों को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे एक चीज़ ध्यान रखनी है अभी, जैसे मान के चलता हूँ मैं कि प्रेषक ने एजेंट को 100 टीवी बेचने के लिए भेजे। अपने एक वाहन के माध्यम से 100 टीवी बेचने के लिए भेज दिए। ये खर्चे करती है सब। और रास्ते में हो सकता है 10 टीवी या तो चोरी हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ भी हो सकता है अभी। तो बताइए एजेंट के पास कितने टीवी पहुंचे? कितने? 90। कितने पहुंचे भी? 90। अब ये जो 10 का नुकसान हो गया, जिसे हम अबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि कहेंगे, ये जो लॉस हो गया, इसकी जब गणना करेंगे तब बताइए इस 10 टीवी पर जो खर्चा किया गया है, क्या एजेंट ने खर्चा किया उसका? नहीं, क्योंकि एजेंट को तो कितने प्राप्त हुए? 90। उस 10 पर खर्चा किसने किया अभी? प्रेषक ने। तो केवल किसके खर्चे जोड़े जाएंगे? प्रेषक के। तो ये ध्यान रखें भी, प्रश्न से संबंधित बातें हैं ये। अगर रास्ते में चोरी हो जाती है, रास्ते में माल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो केवल खर्चे किसके जोड़े जाएंगे? प्रेषक के। क्योंकि रास्ते का मतलब है कि माल किसके पास अभी तक नहीं पहुंचा है? एजेंट के पास नहीं पहुंचा है। तो केवल खर्चे किसके जोड़े जाएंगे? प्रेषक के। अगर ये टीवी जो रास्ते में क्षतिग्रस्त हुए हैं, रास्ते में चोरी हुए हैं, अगर ये रास्ते में चोरी न होकर एजेंट के गोदाम में अगर चोरी हो जाते हैं, तब बताइए किसके खर्चे जोड़े जाएंगे? तब दोनों के खर्चे जोड़े जाएंगे, क्योंकि अब दोनों ने खर्चा किया है। अभी मालिक ने तो खर्चा किया ही है, और ये जो 10 टीवी गोदाम में चोरी हुए हैं, इन पर खर्चा एजेंट ने भी किया है। तो अब दोनों के खर्चे आनुपातिक तौर पर जोड़े जाएंगे। ये ध्यान रखिए। ये तो है अबनॉर्मल लॉस। तो लॉस दो प्रकार का हो गया अभी, एक तो रास्ते में चोरी हो सकता है, तो ध्यान रखें केवल प्रेषक के खर्चे जोड़े जाएंगे। अगर यही माल गोदाम में चोरी हो जाता है एजेंट के, तो दोनों के खर्चे, ये अनावर्ती व्यय, आनुपातिक तौर पर जोड़े जाएंगे। दूसरी बात, अनसोल्ड स्टॉक। अब आप बताइए बिना बिके माल कहाँ होगा? बिना बिके, क्योंकि माल बेचने के लिए एजेंट को भेजा गया है, तो अनसोल्ड स्टॉक कहाँ होगा? अभी एजेंट के गोदाम में होगा। तो अनसोल्ड स्टॉक में कौन से खर्चे? ये दोनों खर्चे, ये जोड़े जाएंगे भी। ये खर्चे शामिल नहीं होंगे, केवल इन खर्चों को ही शामिल किया जाएगा, चाहे आप असामान्य हानि की गणना करें या अनसोल्ड स्टॉक, क्योंकि लागत इनसे वृद्धि होगी। तो ये है कंसाइनमेंट, जिसमें इनके द्वारा खर्चे किए गए